हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएस की क्लासेस के बाद जिसमें हमने डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में कुछ एसएस की क्लासेस ली, उसमें आपको एक वीक तक लगभग हमने एसए के टॉपिक दिए और आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया लिखने का। और हमें संतुष्टि होती है, हमें खुशी होती है जब बच्चे सामने से अपना रिस्पांस दिखाते हैं और जो मेहनत हम करते हैं आपके लिए आप भी उसी के साथ जुड़कर अपना मेहनत हमारे साथ करते हो। तो आप लोग के रिस्पांस काफ़ी अच्छे आए। तो आज हम ये सीरीज जो है वो बंद कर रहे हैं ऐसे की, बीच में फिर से हम चलाएंगे क्योंकि अगर हम लगातार सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत हेक्टिक हो जाता है बच्चों के लिए लिखना और फिर वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है। तो फिर से हम अपने पुराने जो डेली एक क्वेश्चन देते हैं हम, और उस क्वेश्चन में आपको उसका आउटलाइन डिस्कस करते हैं। फिर से वो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आप लोग जुड़ जाइए और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए ताकि वो नीडी बच्चे जिन्हें ज़रूरत है, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, वो हमसे कनेक्ट होके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और हम उन्हें आंसर लिखना सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे आप अपने आंसर को लिख सकते हो। तो बिना देरी किए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर आज हम अपना देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के आउटलाइन को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन क्या है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं आपका। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, ये इस तरीके से होता है। तो पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन क्या है, इसके भारतीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में महत्व का उल्लेख करते हुए कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, डिस्कस इट्स इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, साइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो आपको क्वेश्चन का जो मुख्य भाग है उसको तोड़ते हुए अपने आंसर की फ्रेमिंग करनी है, जैसा मैंने पिछले कई क्लासेस में बताया है आपको कि कैसे आप आंसर को तोड़ोगे अपने। तो क्वेश्चन का आपका फ्रेगमेंटेशन जो है, पहली बात तो इस पार्ट में होगा कि आपको यह बताना पड़ेगा कि यह चीज़ क्या है, क्योंकि आपसे यही पूछा जा रहा है। IFC IOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, यह आपको बताना है। इसकी संकल्पना क्या है, यह क्या बताता है, और फिर यहाँ पर जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी है या फिर जो समुद्री सुरक्षा है भारत की, वहाँ पर यह किस प्रकार से विस्तृत है और किस प्रकार से चुनौतियां और लाभदायक स्थिति उत्पन्न करता है, उसके संदर्भ में हमें अपने आंसर को लिखना है। तो बच्चों ये चूंकि आपका थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये सभी ओवरऑल जो सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वह यूपीएससी के लिए, चाहे वह बीपीएससी के लिए, चाहे वह यूपीपीसीएस के लिए, जहाँ पे सब्जेक्टिव चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके ग्रुप में बीपीएससी के अलावा कोई इतर भी हो तो उसे आप शेयर कर सकते हैं, उससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। हमारा मेन मोटो यहाँ पर यह है कि हम चीज़ों को कलेक्टिव वे से, कलेक्टिव तरीके से आपको लिखना सिखा पाएं कि आप पॉइंट क्या क्या प्रस्तुत कर सकते हो जिससे आपका आंसर कंक्रीट बन पाए। बाकी आपके सजेशन ओपन है, आप अपने सजेशन और आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव आता है कि आप इस एंगल से भी देखते हो तो हमें बिल्कुल सूचित कीजिए, हम उसको अपने आंसर में शामिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आपका है फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, इसके बारे में बताना होगा। तो इसको आप किस रूप में बता सकते हैं, तो जैसे हम अगर देखें तो हिंद महासागर के लिए यह एक सूचना तंत्र है। सूचना तंत्र किस रूप में है कि जिस प्रकार की गतिविधियां वहां पे होती हैं, चाहे पायरेसी होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, या फिर हम कहें स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण होता है। तो क्या यह सिर्फ भारत के लिए है या भारत द्वारा जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी यह बनाया गया है, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र जो कि आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, और भारतीय नौसेना की यह एक पहल है। तो सबसे पहले आप जब अपने इंट्रो में लिखेंगे तो किसकी यह पहल है, भारतीय नौसेना की पहल है। तो इसमें और ये इसका उद्देश्य जो है हिंद महासागर क्षेत्र में
समुद्री जो डोमेन है, जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, उसमें जागरूकता फैलाना और इसके संदर्भ में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी है उसको अपलिफ्टमेंट करना, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो एक तो है कि वह जो डोमेन है, वह विस्तृत क्षेत्र है, उसको हम सुरक्षित करें। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर जब इस तरह की चीजें हैं, सुरक्षा की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली तौर पर यहाँ पे चुनौतियां होंगी। चुनौतियां किस रूप में होंगी वही हमें देखना है। तो चुनौतियां खुद के लिए भी हैं, भारत के संदर्भ में भी है, क्योंकि भारत यहाँ पर एक जो बड़े भाई की भूमिका है उसका भी निर्वहन कर रहा है। तो जो अदर क्षेत्र हैं इंडियन ओशन से सटे हुए, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पर आ जाती है। तो यह इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं चुनौतियां जो है, इसको सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या क्या महत्व और जो चीजें हैं वो अपनाई जा सकती हैं। तो भारतीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी भूमिका क्या है, इसको देखेंगे। भारतीय समुद्री सीमा को भारतीय समुद्री सीमा को मजबूत करने में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, इसकी क्या भूमिका है। इसकी भूमिका, तो अगर हम बात करें तो यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है, तो यह एक उन्नत समुद्री जो डोमेन है उसको प्रेजेंट करके, जिसमें स्वचालित पहचान प्रणाली, ऑटोमेटिक जो रिकग्निशन सिस्टम है उसको डेवलप करके, डेटा उपग्रह के माध्यम से, इमेजरी जो सैटेलाइट होते हैं उसको डिप्लॉय करके, यह भागीदार देशों और भारत की जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित कर सकता है। तो उन्नत समुद्री डोमेन जो जागरूकता है उसको बढ़ावा देकर, पहला पॉइंट आप लिख लेंगे, उन्नत समुद्री डोमेन सुरक्षा जागरूकता। तो जो भी हमारे डेवलपमेंट है, चाहे वह सैटेलाइट के माध्यम से इमेजरी जो फोटोज भेजे जाते हैं उसको हम डिप्लॉय करके, इसके अलावा डेटा और उपग्रह जो सैटेलाइट है उसको डिप्लॉय करके, डेटा इकट्ठा करके हम इसके संदर्भ में सुरक्षा अपनी मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा जो समुद्री खतरे की जो एक घंटी बजती है, तो हमारा रिस्पांस जो है वह तीव्र होना चाहिए। समुद्री खतरे के संदर्भ में हमारा रिस्पांस तीव्र होना चाहिए। खतरे किस रूप में होते हैं, जैसे मैंने आपसे चर्चा किया, आतंकवाद हो गया, आपका समुद्री डकैती हो गई, अवैध तस्करी हो गई, यह सारी चीजें समुद्र में काफी बड़ी मात्रा में देखी जाती हैं। तो जब इस तरह का भान हो तो जो रिस्पॉन्सिव एक्शन है वह तीव्र होना चाहिए। तो समुद्री खतरों पर तीव्र प्रतिक्रिया, यह एक भूमिका हो सकती है। समुद्री खतरों पर तीव्र प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इस रूप में हम एक तुरंत एक्शन लेके इसको जो है, जो इसकी घटनाएं हैं उसकी रेट को कम कर सकते हैं, हमारी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्षेत्रीय समुद्री सहयोग, और क्षेत्रीय समुद्री सहयोग इस रूप में बढ़ोतरी होगी कि जो आसपास के कंट्री हैं वह भी इसकी जो संवेदनशीलता है उसको लेकर जागरूक हो, उसको लेकर उनमें जो एक्शन की भूमिका है वह तीव्र रूप में होनी चाहिए। तो क्षेत्रीय समुद्री सहयोग भी ये इस आईएफसी आईओआर में भूमिका बढ़ जाती है। तो क्षेत्रीय समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री सहयोग, ठीक है। इस रूप में भी यह जो है ये संगठन या फिर कह लीजिए जो कोलैबोरेटिव एक्शन है वह मजबूत होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो
जो विभिन्न तकनीकियां हैं, जो डिप्लॉयमेंट एजेंसी है, उनका आपस में एक जो इंटरकनेक्शन होता है वह यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विभिन्न संगठनों का आपसी जो इंटर कनेक्शन है यही चुनौती के रूप में भी आएगा, क्योंकि जब विभिन्न संगठन एक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काम करते हैं तो जो आपसी इंटर कनेक्शन होना चाहिए उसी की लैक की वजह से, उसी की कमी की वजह से जो है घटनाएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। तो यह एक समस्या भी हो सकती है, लेकिन अगर उस पर हमने काम कर लिया, आपसी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर लिया, तो यह हमारे लिए बेनिफिट में हो सकता है। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की चुनौतियां क्या क्या हैं यह भी आपसे पूछा है। तो इम्प्लीमेंटेशन आई जो है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन में, इसको कार्यान्वयन में जो है चुनौतियां क्या क्या हैं कि कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या क्या हैं, इसको हम देखते हैं। चुनौतियां बेसिकली चूंकि क्षेत्र जो है वह समुद्री क्षेत्र है, आपसी जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, कंट्री हैं, उनके भी सहयोग की अपेक्षा है, उनका भी इसमें स्टेक है। तो इस रूप में ब्रॉड हो जाता है कि किस प्रकार से कलेक्टिव रूप में हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो जो सबसे बड़ी चुनौती आती है इसमें वह होता है डाटा एकत्रीकरण और मानकीकरण। पहली चुनौती जो होती है डेटा एकत्रीकरण, डेटा एकत्रीकरण और मानकीकरण। डेटा एकत्रीकरण और मानकीकरण यह किस रूप में चुनौती लेके आता है? तो यह जो विभिन्न प्रकार के जो रडार हैं, उपग्रह और समुद्री गश्त जैसी जो विभिन्न डेटा एकीकरण टूल हैं, इनका आपसी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने का एक माध्यम होता है, अगर उसमें इंटीग्रिटी नहीं होगी, उसमें एक एकीकृतता नहीं होगी, तो हमें सूचनाएं देर से मिलेंगी और हो सकता है जो घटनाएं ना होने वाली हो, इसको रोका जा सकता था, वह घटनाएं हो पाए। तो इन जो विभिन्न प्रकार के टूल हैं, इनका आपसी इंटीग्रेशन होना चाहिए, डेटा उपग्रह का और उसका एकत्रीकरण का, उसके मानकीकरण का। उसको स्टेब्लिश करने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं आपसी इंटीग्रेशन के रूप में, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर यह नहीं है तो यह यहाँ पे चुनौती के रूप में प्रस्तुत होगा। इसके अलावा साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं। अब होता यह है कि जब आपके पास डाटा है और डाटा एक जगह स्टोर है, तो उसका मिसयूज करने के लिए साइबर अटैक होते हैं। अगर उससे हम बचा पाए और सिक्योरिटी को इन्हांस कर पाए, मजबूत कर पाए, तो यह हमारे लिए सुरक्षित संदेश है। लेकिन अगर हमारा डाटा किसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के रूप में सहज ना रहा और किसी अराजक तत्वों के हाथ में लग गया, तो यह जो है हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर काफी बड़ा एक धब्बा लग सकता है और बहुत बड़ी घटना देखने को मिल सकती है। तो डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर जो निर्भरता होती है, उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी संबंधी, जो साइबर सिक्योरिटी संबंधी जो जोखिम है वह लाजमी है। तो संवेदनशील समुद्री जानकारी को साइबर सुरक्षा के खतरों से बचाना और उनको जो खतरे हैं उनको बचाना और साइबर की सिक्योरिटी को मजबूत करना, यह एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर सामने आता है। इसी में अगर हम देखें तो हितधारकों के बीच में समन्वय, हितधारकों के बीच में समन्वय, जो भी इसके विभिन्न हित स्टेक होल्डर हैं, जो भी इसके हितधारक हैं, हितधारक के मध्य समन्वय, यह किस रूप में आएगा? जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कानूनी ढांचे हैं, इसमें डाटा साझीकरण, गोपनीयता संबंधी चुनौतियां, और जो एक चूंकि यह नौसेना द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, नौसेना द्वारा यह प्रोग्राम लाया गया है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, तो नौसेना हो गया, तट रक्षक हो गए, विभिन्न खुफिया एजेंसियां हो गई और जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं, इनके ये जो स्टेक होल्डर हैं इनके बीच में अगर आपसी इंटीग्रेशन होगा, आपसी समन्वय होगा, तब यह चीजें बेहतरीन हो पाएंगी, अदरवाइज यह चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत होंगी।
तो ठीक है, तो तटरक्षक हो गए, नौसेना हो गई, सरकारी एजेंसियां हो गई, इनके बीच में आपसी समन्वय जो है एक चुनौती यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम अगर देखें तो कानूनी और नीतिगत ढांचा, जो भी रूल्स और पॉलिसीज हैं, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि किस प्रकार से चीजें रन करेंगी, अगर उसमें स्पष्टता नहीं होती तो यह भी एक चुनौती का रूप धारण करता है। तो कानूनी और नीतिगत ढांचा जो है वह भी यहाँ पर एक चुनौती उत्पन्न करता है। कानूनी और नीतिगत ढांचा यह भी एक चुनौती प्रस्तुत करता है। तो इन ये आपके हमने जो एक महत्व है इस क्षेत्र का उसके संदर्भ में बात किया। महत्व के साथ साथ जो ये आपका IFC IOR प्रोग्राम है, इसके संदर्भ में भी हमने बात किया और इसकी चुनौतियों को भी देखा। अब आप अपने आंसर को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट किस रूप में करेंगे कि जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों को सॉल्व करते हुए अपना कंक्लूजन निकालेंगे। तो सामान्य शब्दों में आप लिख सकते हो कि इन चुनौतियों के बावजूद IFC IOR जो है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, इसकी स्थापना के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा जो है वह भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और यह भारत की प्रतिबद्धता जो है वह वैश्विक और जो क्षेत्रीय भागीदारी है उसमें अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से इस्टेब्लिश करता है। तो यह क्षेत्र यह दर्शाता है, भारत की भूमिका यह दर्शाता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को लेकर कितना संवेदनशील है। ठीक है, तो यह इसके जो एक संबल है उसका प्रतीक है। तकनीकी प्रगति, क्षमता निर्माण और राजनयिक जुड़ाव के माध्यम से इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने को लेकर केंद्र की भूमिका मजबूत रहनी चाहिए। अगर यह जो बात है हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएं तो हमारा वह क्षेत्र जो इंडियन ओशन रीजन का क्षेत्र है वह काफी सुरक्षित हो पाएगा। तो यह आपका एक मोटा मोटी मैंने एक आउटलाइन दिया इस क्वेश्चन के संदर्भ में। आप इसे अपने शब्दों में लिखिए। इसमें अगर आप कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसको यूज कीजिए। मेरा काम बेसिकली आपको एक रास्ता दिखाना है कि आप इसके बाउंड्री के बिटवीन बंद कर अपने आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत बच्चे होते हैं वो लिखना कहीं और से शुरू करते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। उस भटकाव से बचना है, आपको निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाके आपकी जो लेखन शैली है वह सुधर पाएगी। बाकी किसी भी जो है आपको इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का यह तो आपके लिए फ्री प्रोग्राम है जिसमें आप एक क्वेश्चन डेली आपको यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाता है क्वेश्चन। हमारा पेड प्रोग्राम है जिसमें आप BPSC के इतर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो UPSC हो गया, UPPCS हो गया, तो आप अपने 2 आंसर को लिखिए, हमारे पास उसको भेजिए, टेलीग्राम कीजिए, हमारे प्रोग्राम से जुड़िए। हमने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 499 रुपीज़ में यह प्रोग्राम किया है और यह आपका 2 मंथ का वैलिडिटी होगा। इसमें आप हर दिन 2 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वो हमें भेजिए। हमारी टीम उसे आपको रिव्यू देगी, कहाँ पे आपकी कमियां आ रही हैं, कहाँ पे आप पे सुधार की आवश्यकता है वह आपको बताएगी। तो आप जुड़िए हमारे इस प्रोग्राम से और इस फ्री प्रोग्राम में भी आप जुड़कर अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए आउटलाइन के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।